हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया किया था। आज हम लोग ईस्टर्न इंडिया और मे बी देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। बंगाल सबसे पहले तो ईस्टर्न इंडिया के प्रोविंसेस कर रहे हैं। तो बंगाल जो है ये मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के टाइम पर इंपीरियल फोल्ड में था, मतलब मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का पार्ट था। बट जब मौर्यन या फिर गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन कर गई तो बंगाल में क्या हुआ, ब्रीफली दो डायनेस्टीज आई, रीजनल किंगडम्स, जिनका राइज और फॉल हुआ। पहला तो गौड़ था जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ बंगाल में रूल करते थे, और दूसरा वेंगा जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में रूल करते थे। 9th सेंचुरी में गोपाल नाम के एक इंसान ने पाल डायनेस्टी स्टैब्लिश की जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रूल करती थी। बट गोपाल के बाद जो है कुछ सक्सेसर्स जो उनके आए, तो देवपाल जो है वो एक वीक सक्सेसर थे पाल डायनेस्टी में, और उन्होंने क्या किया, किंगडम उनके टाइम पर बहुत डिक्लाइन कर गई। बाद में फिर महिपाल वन आए या महिपाल फर्स्ट आए, जो जिनके समय पर किंगडम ने थोड़ा बहुत रिवाइव किया। जब महमूद ने इंडिया पर अटैक किया तब बंगाल लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर बंगाल कैसे बच गया उनके अटैक से? रीज़न ये था कि बंगाल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP से दूर था। इस वजह से महमूद के अटैक से बंगाल बच गया था। नेक्स्ट इज असम। असम जो है वो ब्रह्मपुत्रा वैली में है, और असम को कामरूप भी कहा जाता था एंशियंट टाइम पे। और ये जो है ये एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर में था। इनके रूलर्स जो हैं वो गुप्तास के वहाँ पर कोर्ट में मंत्री हुआ करते थे। किंग भास्कर वर्मन जो कि कामरूप के थे, वो जो है वो हर्षवर्धन के वसाल थे। तो वर्धन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इसके यहाँ पर यहाँ के असम के रूलर्स रूल किया करते थे। जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो कामरूप जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बिगिनिंग में 11th सेंचुरी के ब्रह्मपाल नाम के एक इंसान आए जो कामरूप पर रूल कर रहे थे। कहाँ पर? गुवाहाटी में। वो और उनके सक्सेसर्स, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस ले लिया अगेंस्ट द रिपीटेड अटैक्स ऑफ यादवाज ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड अदर एडवर्सरीज। तो ईस्टर्न बंगाल में यादवाज रूल किया करते थे, तो वो टाइम बाय टाइम असम पर अटैक किया करते थे। तो ब्रह्मपाल जो हैं और उनके सक्सेसर्स, उन्होंने असम को यादवाज और बाकी एडवर्सरीज से बचा के रखा। कामरूप के अलावा अदर रीजनल किंगडम्स भी एग्जिस्टेंस में थी लोअर ब्रह्मपुत्रा वैली में 11th और 12th सेंचुरी में। और जो दूसरी एम्पायर थी जो एग्जिस्टेंस में थी कामरूप के अलावा, उस एम्पायर का कैपिटल जो है वो शाइलेट, या फिर पुराने ज़माने में शाइलेट को ही श्रीहट्टा कहा जाता था, वहाँ पर थी। नेक्स्ट इज़ नेपाल। नेपाल वैली जो है वो गुप्ता और मौर्यन एम्पायर में इंडिया का ही पार्ट हुआ करती थी। जब गुप्ता एम्पायर वॉज फाइनली डिसइंटीग्रेटेड तो फिर क्या हो गया, ये लोकल रूलर्स के अंदर आ गई। एक राजपूत चीफ थे जिनका नाम रघुदेव था, उन्होंने नेपाल में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया 879 सी के टाइम पर, और उनकी डायनेस्टी का नाम था, रघुदेवा की डायनेस्टी का नाम था थाकुरी डायनेस्टी, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने नेपाली एरा की शुरुआत की। उनके जो सक्सेसर थे रघुदेवा के, उनका नाम था गुणकम देव। ये जो है ये इन्होंने एक नया टाउन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था कांटीपुर या फिर काठमांडू। काठमांडू जो है वो दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम पर इस्टेब्लिश की गई थी। इन दो रिवर का नाम बागमती और विष्णुमती था। इनके बाद गुणकम देव के बाद भोजदेव आए। भोजदेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स भी किए हुए हैं। लेकिन एक बात ये था कि नेपाल जो है वो मेनलैंड इंडिया से अलग ही था। इसका रीज़न ये था क्योंकि नेपाल जो है वो माउंटेन से कवर्ड थी, तो वो मेनलैंड इंडियन पॉलिटिक्स से बची हुई थी हमेशा। अब सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल या फिर वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली 4 राजपूत क्लैंस थी जो रूल करते रहती थी, आपस में स्ट्रगल भी करती थी फॉर मोर पावर एंड प्रेस्टीज। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये लोग प्रीमियर पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई किया था सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। ये फॉरेन इमिग्रेंट्स थे एक्चुअली, ठीक है। और बाद में हिंदुइज्म में एसिमिलेट हो गए थे, इनका इंडियनाइजेशन हो गया था। तो प्रतिहार जो है वो गुर्जर ट्राइब से बिलोंग करते थे, और माना जाता है कि उनके एंसेस्टर्स जो है वो राष्ट्रकूट को सर्व किया करते थे। राष्ट्रकूट के वहाँ पर ये लोग डोर कीपर हुआ करते थे, प्रतिहाराज।
और फिर उसके बाद इन्होंने जो है बाद में राजपूताना, मालवा यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट खुद को घोषित कर लिया, और अल्टीमेटली ये जो है ये कन्नौज को इन्होंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में ऑक्यूपाई भी किया। प्रतिहार के बाद आते हैं पारमार्स। पारमार्स जो है ये फ्यूडिटरी हुआ करते थे प्रतिहारास के, और बाद में जब वो वीक हो गए तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। इनके पारमार के एक रूलर हैं राजा भोज, ये काफ़ी फेमस थे अपने मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के लिए, स्कॉलरशिप देते थे लोगों को जो अच्छे लर्नेड पीपल हुआ करते थे, और आर्ट एंड लिटरेचर को भी बहुत ही पैट्रोनेज दिया। इनको जो है मुस्लिम क्रॉनिकल्स में राजा भोज को जाना जाता है परमार देव के नाम से, या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ हिंदुस्तान भी इनको कहा गया है राजा भोज को। जब महमूद के बारे में राजा भोज को पता चला कि वो सोमनाथ मंदिर को ऑक्यूपाई करने की सोच रहे हैं, तो राजा भोज जो है वो अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ गए। जैसे ही महमूद को पता चला कि राजा भोज आ रहे हैं, तो वो जो है उन्होंने खुद को वहाँ से जल्दी से वो भाग गए, ताकि क्लैश ना हो पाए राजा भोज और महमूद के। इससे हमें पता चलता है कि राजा भोज वॉज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये परमार्स हो गया। परमार के बाद चालुक्य राजपूत आए। चालुक्य राजपूत जो है वो दो मेजर डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड थे। इस अर्ली चालुक्यास ऑफ वातापी, ये जो है ये 550 से 753 के समय रूल किए। फिर कुछ समय तक चालुक्य के बारे में हमें नहीं पता, मतलब इतने ये इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं रहे। फिर वापस से ये राइज किए कल्याणी में, ठीक है। इनको कहा जाता है लेटर चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इसके अलावा एक और ब्रांच है चालुक्यास का, जिसको मूलराज नाम के चालुक्य चीफ ने सेटअप किया था अनिलवाड़ा में अनिलवाड़ा में सेटअप किया था। और फिर उसके बाद ये जो है मूलराज, ये जो है ये परमार्स के साथ इनका बहुत ही अगली कॉन्फ्लिक्ट हुआ। परमार्स ऑफ मालवा जो हैं उनके साथ इनका बहुत ही अगली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और लॉन्ग रन में इनके लिए भी, मूलराज के लिए भी और परमार्स के लिए भी ये बहुत ही गलत साबित हुआ। दोनों को इसने वीक कर दिया। दुर्लभ राज चालुक्य जो हैं वो एक कंटेम्प्रेरी थे महमूद ऑफ गजनी के, और ऑन हिज डेथ, दुर्लभ राज चालुक्य के डेथ पर क्या हुआ कि उनके नेफ्यू जिनका नाम भीमदेव था वो अनिलवाड़ा के थ्रोन पर आए। जब महमूद ने सोमनाथ को इन्वेड किया, ही फ्लेड द कैपिटल एंड टुक शेल्टर इन द फोर्ट्रेस इन रन ऑफ कच्छ। तो फिर जब महमूद ने सोमनाथ को इन्वेड किया तो भीमदेव जो है वो वहाँ से भाग गए, और फिर रन ऑफ कच्छ में एक फोर्ट था, वहाँ पर जा कर के उन्होंने शरण लिया। उसके बाद आ जाते हैं चौहान। चौहान जो है इनका मेंशन चचनामा में भी है। तो माना जाता है कि ये सांभर किंगडम को बिलोंग करते थे। सांभर किंगडम जो है वो अजमेर के अगल बगल में था। ये जो है ये लोग फेमस हो गए क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे पा रहे थे चौहान्स किन्हें, अरब इन्वेडर्स, जो कि सिंध, क्योंकि हमने पढ़ा ना 711-12 में सिंध में अरब का राज हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि उनको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे पा रहे थे। 11वीं सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हुआ कि अजमेर जो है वो तब तक नहीं फाउंड हुआ था, और दिल्ली जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कि अफगान्स को ये अरब्स को रेजिस्टेंस दे रही थी, वैसे ही चौहान ऑफ शाम्बर जो कि बाद में अजमेर को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इन्होंने भी मुस्लिम पेनिट्रेशन को रेजिस्टेंस दिया और मुस्लिम्स को हार्टलैंड ऑफ इंडिया में घुसने से बचाया। सांभर को गोविंदराज II रूल किया करते थे, जो कि दुर्लभ राज के बेटे हुआ करते थे। और फिर उसके बाद इनके सक्सेसर आए वकपति II, जो कि कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे महमूद ऑफ गजनी के। बट कभी भी वकपति II या फिर महमूद ऑफ गजनी के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हमने नहीं पढ़ी है। कुछ राजपूत क्लैंस थे जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे क्षत्रियास के, तो वो इंडियन ओरिजिन के राजपूत माने जाते हैं। चांडेल प्रिंसिपैलिटी के जयजग भुक्ति के जो नानक थे वो लोग जो हैं वेरस्कायन ऑफ गॉन्ड्स इन द 9th सेंचुरी। तो वो जो गुर्जर प्रतिहार के वहाँ पर चांडेल प्रिंसिपैलिटी के लोग काम किया करते थे, और उनके सक्सेसर्स जो है वो बाद में गुर्जर प्रतिहार से इंडिपेंडेंट हो गए। वो उनके बेटे और उनके जो सक्सेसर हैं यशोवर्मन जो हैं उन्होंने चौहान क्वीन से एक्चुअली उनका जन्म हुआ था। यशोवर्मन जो हैं वो धंगराज को उन्होंने सक्सीड किया और कालिंजर पे अपना राज जमाया। फिर उसके बाद जो है ही सेंट अ
कॉन्टिजेंट टू पेशावर, उन्होंने पेशावर में एक अपना आदमी भेजा और जयपाल जो कि वहाँ पर रूल किया कर रहे थे उनको बोला कि मैं आपको सुबुक्तगीन के अगेंस्ट हेल्प करूँगा। उन्होंने बहुत सारी पैसे को भी स्पेंड किया शिव मंदिर बनाने के लिए। खजुराहो में 2 मंदिर शिव की इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है खजुराहो में। इनके एक बड़े बेटे जिनका नाम गंधराज था वो जो है वो और फिर इनके जो एल्डेस्ट सन थे उन्होंने महमूद ऑफ गजनी से फाइट भी किया। अर्जुन अर्जुन जो है वो ग्वालियर के चीफ हुआ करते थे और चांडेलास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे कालिंजर के। हम लोग देख रहे हैं ना कि एक दूसरे के फ्यूडेटरी हैं। तो क्या होता था, इनिशियली एम्पायर जब स्ट्रांग हुई तो फ्यूडेटरी हैं किसी के कोर्ट में, और बाद में जब एम्पायर वीक हो गई तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया क्योंकि इस समय में इंडिया में फ्यूडलिज्म फैला हुआ था। तो ऐसी चीज़ें फ्यूडलिज्म में कॉमन है। तो ये जो है इन्होंने भी महमूद ऑफ गजनी से बहुत अच्छे से फाइट किया अर्जुन। फिर कालचुरीज ऑफ दहाला और छेदी वेयर प्योर क्षत्रियास। तो कालचुरी या फिर छेदी जो है वो प्योर क्षत्रियास थे जो ल्यूनर रेस को बिलोंग करते थे। एक्चुअली क्षत्रियास को ना ल्यूनर और सोलर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये ल्यूनर रेस को बिलोंग करते थे और ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे। कौन? कालाचुरीज ऑफ दहाला, दे वेर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। और फिर सब्सिक्वेंटली इन्होंने जो है अपना कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश किया, ये मध्य प्रदेश के इन एंड अराउंड रूल करते थे और इन्होंने अपना कैपिटल जो है त्रिपुरी में इस्टेब्लिश किया, जबलपुर के बगल में है ये। और फिर उसके बाद इट वॉज रूल्ड बाय गंगेया इन द बिगनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी। तो त्रिपुरी वाला जो एरिया था उसको 11th सेंचुरी में गंगेया रूल किया करते थे। बाद में इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपैंड किया एट द कॉस्ट ऑफ गुर्जर प्रतिहारा। मतलब गुर्जर प्रतिहारा का भी कुछ लैंड जो है इन्होंने अपने में मिला लिया। बनारस को भी इंक्लूड कर दिया अपने लैंड में। टर्किश इन्वेडर्स अंडर महमूद डिड नॉट रीच गंगेयास टेरिटरी, और गंगेया के टेरिटरी तक महमूद जो है वो रीच नहीं कर पाए। उसके बाद गुहिला राजपूत आते हैं जो कि चीफ बप्पा रावल क्लैन को बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी एक स्मॉल किंगडम सेटअप किया था मेवाड़ में। इट्स रानास डिड नॉट अटेम्प्ट टू एक्सपैंड देयर डोमिनेंस। तो मेवाड़ से बाहर इन्होंने अपने नेबर से झगड़ा वगड़ा करके बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की अपने जो भी अपने लैंड को। Kingdom of Mewar was neither very powerful nor rich, but its rulers played a glorious role in the medieval Indian history as patriots, the defenders of independence and self-respect. मेवाड़ बहुत ही रिच या पावरफुल नहीं था, बट इनके रूलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। नेक्स्ट इज साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में इसी समय पर क्या हो रहा था, तो पुलकेशिन II जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे जो कि इम्पीरियल रूलर थे डेक्कन के, और फिर अर्ली चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसको सोलंकी डायनेस्टी ऑफ वातापी भी कहा जाता है। वातापी बादामी इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये बीजापुर के बगल में है। It had risen into prominence about the middle of the 6th century. 6th century के बीचों बीच जो है वो चालुक्य डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। चालुक्य constituted a part of Gurjar immigrants from Central Asia who were Indianized and became famous as one of the 4 Agnikula Rajput clans. तो चालुक्य एक्चुअली थे कौन? तो चालुक्य जो हैं एक्चुअली में गुर्जर ट्राइब का ही एक पार्ट थे। गुर्जर इमिग्रेंट्स जो यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी जो बाद में इंडिया आई और इंडियनाइज हो गई, और 4 अग्निकुल राजपूत क्लैन में एक क्लैन ये भी बन गई, चालुक्य भी। डायनेस्टीज़ जो ये डायनेस्टी जो है इसको किसने फाइंड किया था? इसको जयसिम्हा ने फाइंड किया था। इनके सक्सेसर्स जो हैं उन्होंने एक्सपैंड किया एम्पायर को। इंसिडेंटली पुलकेशिन II जो हैं, जो कि हर्षवर्धन के भी कंटेम्प्रेरी थे। जब हर्षवर्धन नॉर्थ में बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो साउथ में पुलकेशिन II बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने प्रूव किया लास्ट इम्पीरियल रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। तो ये जो हैं ये लास्ट इम्पीरियल रूलर पुलकेशिन II बने अपने डायनेस्टी के, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रूलर जो एम्परर कहलाने के लायक हो। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एट द हैंड्स ऑफ नरसिम्हा द पल्लव रूलर ऑफ कांची। और पुलकेशिन II को जो है मार दिया था नरसिम्हा ने, जो कि कांची के पल्लव रूलर थे। पुलकेशिन के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने रूल करना कंटिन्यू किया 100 साल बाद भी, लेकिन
वो जो है ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहे, इतने सॉलिड नहीं रहे, और फिर बाद में दे वेर लिक्विडेटेड एंड सप्लांटेड बाय द राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा जो है ये एक समय फ्यूडेटरीज हुआ करते थे चालुक्य के। उनके जो चीफ हैं राष्ट्रकूटा के दंडीवर्मन, इन्होंने डिफीट किया अपने सुजरेन कीर्तिवर्मन को 753 में, और फिर इन्होंने राष्ट्रकूटा सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दी। मतलब अपने ही चीफ को, मतलब चालुक्यास को डिफीट करके इन्होंने राष्ट्रकूटा सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की। इनकी डायनेस्टी जो है उसमें बहुत सारे अच्छे रूलर्स आए। लास्ट राष्ट्रकूटा किंग वॉज कक्काटू। कक्काटू जो है वो आखिरी राष्ट्रकूटा किंग थे जिनको ओवरथ्रो कर दिया तैलापा ने, जो कि तैलापा जो है वो न्यू चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर्स थे। हमने पढ़ा ना, चालुक्य 2 ब्रांच में डिवाइडेड थी, अर्ली एंड लेटर चालुक्य। तो जब राष्ट्रकूटास को हरा करके लेटर चालुक्यास आए हिस्ट्री में वापस। देयर कैपिटल वॉज कल्याणी। इन्होंने लेटर चालुक्यास ने अपना कैपिटल जो है वो कल्याणी शिफ्ट कर लिया था, जो आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में। तैलापा फॉट सक्सेसफुल वॉर्स अगेंस्ट चालुक्यास ऑफ अनिलवाड़ा। फिर हमने पढ़ा कि बाद में चालुक्यास ऑफ अनिलवाड़ा भी आए जो मूलराज के अंदर थे, तो इनके अगेंस्ट भी जो है वो तैलापा ने एक सक्सेसफुल वॉर स्ट्रैटेजी अपनाई। और फिर परमार्स से भी इन्होंने लड़ाई करी एंड वर ऑल्सो सक्सेसफुल। फिर कालाचूरीज ऑफ छेदी से भी ऑक्यूपाई किया। फिर चोलास के साथ भी इन्होंने लड़ाई करी और 1017 AD तक इन्होंने रूल किया। अभी चोलास के बारे में वी कैन सी, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चोलास जो हैं, इन्होंने चोलास कंस्टिट्यूटेड द सेकेंड ग्रेटेस्ट किंगडम इन द साउथ एट द डॉन ऑफ द 11th सेंचुरी। पहला चालुक्य को माना जा रहा है, तो दूसरे चोलास बहुत इंपॉर्टेंट रहे। दे बिकेम प्रोमिनेंट टुवर्ड द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के एंड में ये जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए। ओरिजिनली 3 तमिल स्टेट्स ऑफ द फार साउथ, चोला, चेरा एंड पांड्यास, बिलोंग टू प्री क्रिश्चियन एरा। जब साउथ में क्रिश्चियनिटी नहीं फैली थी तब चोला, चेरा और पांड्या जो हैं वो काफ़ी फेमस थे। तो ये तीनों तमिल स्टेट ही थे एक्चुअली। दे मेंटेन्ड देयर सेपरेट एंटिटीज़ इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ मौर्यन इम्पीरियलिज्म। जब मौर्यन इम्पीरियलिज्म थी, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्य का राज था, तब भी दे वेर एग्जिस्टिंग चोला, चेरा एंड पांड्या वेर एग्जिस्टिंग। ओके, then later on they came to be dominated by the Andhras and then by the Pallavas। बाद में इनको आंध्राज ने डोमिनेट कर लिया, फिर बाद में पल्लवास ने डोमिनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन दे वेर फेमस। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 9th सेंचुरी चोला इस्टेब्लिश्ड देयर हेजीमनी ओवर पल्लवास। 9th सेंचुरी के एंड में एक्चुअली सब ये रीजनल किंगडम्स हैं तो सब आपस में लड़ते रहते थे, तो कभी पल्लवा डोमिनेंट हो गए, 9th सेंचुरी के एंड में चोलास जो है वो पल्लवास पे डोमिनेंट हो गए। राय राजा वन जो है उन्होंने इम्पीरियल चोला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया और बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट किया। हिज एम्पायर इंक्लूडेड, इनकी एम्पायर में एक्चुअली इट शुड बी राजा राजा चोला वन, बट इट्स ओके। तो इनका एम्पायर जो है ये काफ़ी दूर तक एक्सटेंड इनकी एम्पायर कर रही थी। कलिंग डायनेस्टी को इन्होंने अपने में मिलाया, साइलॉन को मिलाया साउथ में, तंजौर को अपना कैपिटल बनाया। उनके सन जो हैं वो राजेंद्र चोला, हाँ इट वाज राजा राजा चोला, पहला नाम जो मैंने राय राजा यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स राजा राजा वन। उसके बाद उनके सन जो हैं राजेंद्र चोला, ये भी बहुत फेमस हुए। इन्होंने अपने फादर के जो बचे हुए पार्ट्स थे जहाँ पर इनके फादर नहीं एक्सपैंड कर पाए, वहाँ पर राजेंद्र चोला ने एक्सपैंड किया एम्पायर को। ये ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर थे अपने समय के राजेंद्र चोला। While the Turks under Mahmud of Ghazni were defeating and humiliating the mighty Hindu rulers of the northern India, a bitter struggle was going on between the later Chalukyas and Cholas। जब नॉर्थ इंडिया में महमूद ऑफ गजनी यानी कि टर्किश सोल्जर्स जो नए नए इस्लामाइज हुए थे उनमें और फिर हिंदू रूलर्स में लड़ाई हो रही थी नॉर्थ इंडिया में, तभी साउथ में क्या हो रहा था कि बिटर स्ट्रगल चल रहा था चालुक्य और चोलास में, बिकॉज दे वर बोथ प्रोमिनेंट इन द साउथ।
ठीक है। तो साउथ में कौन डोमिनेंट रहेगा इस बात पे। दे सीम टू हैव बीन लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट द हैपनिंग्स इन द नॉर्थ। तो आप हम इस चीज़ के लिए इन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्लेम देम कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट वॉज हैपनिंग इन द साउथ। तभी सिचुएशन ही ऐसा था, रीजनल किंगडम्स थे, तो अगर साउथ में भी कोई अटैक करता तो नॉर्थ वाले लीस्ट बॉर्डर्ड थे, तो वैसे ही नॉर्थ पर व्हेन दे वर अटैक्स तो साउथ में भी पीपल वेर लीस्ट बॉर्डर्ड। आई थिंक this is it. This chapter is done. Next chapter we are going to start with Arab conquest of Sindh and Multan. Thank you. Have a nice day.